मैं कॉपी चेक कर लूंगा। लिख लिया। आर्टिकल नंबर 83। नहीं लिखा ना? हाँ। लिखो मत लिखो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ। आर्टिकल नंबर 85, 86, 87 एंड 88। कल लोकसभा की बात हो गई थी, राज्यसभा संसद और उनकी योग्यताएं, कार्यकाल, यहाँ तक की बात हो गई थी। अब देखो रे, 85 बोलता है पार्लियामेंट के सेशन, संसद के 70। ठीक है। अब देखो, 70 को बुलाना और 70 को खत्म करना, दोनों कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले 70 को बुलाता कौन है? कन्वेंस कौन करता है? रे, राष्ट्रपति। ठीक है, ये बुलाएगा भी, और साथ में जब यदि एंड आता है तो खत्म भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये चीज ध्यान में रख लेना, क्योंकि अपन क्या पढ़ते आते हैं कि संसद की क्रियाविधि का मेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सारे कार्य किसकी देखरेख में चलते हैं? प्रधानमंत्री के। आपको पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री मिलेगा, दूसरा मिलेगा लोकसभा अध्यक्ष, और तीसरा मिलेगा राष्ट्रपति। ठीक है, और मेरे जैसा मास्टर हुआ तो राष्ट्रपति देगा ही नहीं ना, ऑप्शन देगा नन। ठीक है, तो वहां आप करोगे गलत, आंसर करके आओगे प्रधानमंत्री। तो हाँ रे, आओ पीछे वालों, क्या हो गया? तो इधर देख लो, तो संसद के सत्र को बुलाना, जो सेशन होते हैं उनको बुलाने का कार्य प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और उनको एंड करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? रे, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखो, रेगुलर, जो अपन सोचते हैं नियमित, कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र, और दूसरा शीतकालीन। ये आता है लगभग फरवरी में, और फरवरी से लेके मई के बीच में कभी भी आ सकता है। ये आता है मेनली जुलाई से, ये बीच शुरू होता है और बीच में खत्म कहाँ भी कर सकते हैं, जैसा आपको इनको उचित लगे टाइम पीरियड। और इनका ये जो टाइम पीरियड है, ये कब से शुरू होता है? नवंबर से दिसंबर। ठीक है, शुरुआत जो ईयर का शुरुआत होता है, वहां सबसे पहले कौन आएगा? बजट सत्र। जो अभी शुरू होगा 18 जुलाई से, वो कौन सत्र होगा? रे, मानसून सत्र। और जो साल के एंड में शुरू होता है, वो कौन सत्र शुरू होता है? आपका शीतकालीन सत्र। ठीक है, पैसे के सारे काम कहाँ किए जाते हैं? यहाँ किए जाते हैं। कितने सालों को छोड़कर? 1 साल को छोड़कर। जो जैसे आज अब लोकसभा बैठी है 2024 में बैठी है, अगले चुनाव कब है रे? 2029 में। ठीक है, तो देखना, 2024 का कंप्लीट बजट फरवरी में आएगा, 25 का कंप्लीट बजट फरवरी में आएगा, 26 में आएगा कंप्लीट फरवरी में, 27 का भी कंप्लीट इसी में आएगा, 28 का कंप्लीट इसी में आएगा। अब 2024 का जो फरवरी का बजट आया था ना, वो अनकंप्लीट था। होता क्या है, जब सरकार की जिस साल चुनाव होते हैं उस साल कभी भी बजट पूरा पेश नहीं किया जाता। बजट उतना ही पेश करते हैं जितना सरकार को आगे वाले टाइम के लिए चाहिए। ठीक है, जैसे फरवरी में बजट पेश कर रहे हैं, अपने जो मेनली चुनाव होते हैं वो अप्रैल में शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मई या जून तक चुनाव खत्म होते हैं, जून के एंड तक आपने को नई लोकसभा मिल जाती है। ठीक है, अब देखो, पहले वाली पार्टी आ गई तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लो पार्टी दूसरी आ गई, और पहले वाली पार्टी ने क्या कर दिया था? कंप्लीट बजट पेश कर दिया। अब उस नए वाली लोकसभा को वो बजट चाहिए नहीं चाहिए, वो उनका काम है ना। इसी कारण जिस साल अपने चुनाव होते हैं उस साल कभी भी कंप्लीट बजट पेश नहीं होता है। अब देखो, 23 या 24 जुलाई, डेट कंफर्म देखनी पड़ेगी, 23 या 24 जुलाई को अभी केंद्र सरकार बजट पेश करेगी दोबारा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिस साल चुनाव होते हैं उस साल बजट कितनी बार आता है? 2 बार। ठीक है, इसके अलावा बजट फिक्स है। ठीक है, पहले गुरुवार को आएगा। ये भी बता देता हूँ वो कब आता है। ये पहले ये डेट फिक्स नहीं हुआ करती थी, अब फिक्स है ये अब पहले गुरुवार को आता है। फरवरी का जो पहला गुरुवार, चाहे वो 1 तारीख का है, चाहे वो 2 का है, 3 का है, 4 का है, 4 से आगे मैन नहीं जाता है। ठीक है, तो
क्योंकि 4 से देखो सोमवार से शुरू होगा, तब भी कब को आ जाएगा, 4 को आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 4 के बीच में अपना बजट फरवरी में कभी भी आ सकता है। मानसून सत्र की इनकी कोई डेट नहीं होती, सरकार को जब अच्छा लगता है तब शुरू करती हैं, और शीतकालीन सत्र तब अच्छा होता है जब इनको अच्छा लगे तब शुरू करती है। लेकिन बजट की डेट मोदी सरकार ने फिक्स कर दी है अब, कि पहले गुरुवार को क्या किया जाएगा, बजट पेश किया जाएगा। फरवरी के पहले गुरुवार को मेनली बजट पेश होता है आपका। ठीक है, और अब देखना जो शायद जो बजट आएगा वो भी गुरुवार को ही आएगा, या तो 23 या 24 में, देखना गुरुवार कब का है, उसी दिन बजट आएगा। ठीक, अब देखो रे, मेनली आपको पूछते हैं कि सत्र कितने बुलाए जाते हैं, तो नियमित सत्र कितने आते हैं, 3 आते हैं। सरकार चाहे तो विशेष सत्र बुला सकती है। ठीक है, आप बताओ एक बार मेरे को बता सकते हो अभी सरकार ने विशेष सत्र कब बुलाया था, पिछले वाली सरकार ने विशेष सत्र कब बुलाया था? अखबार नहीं पढ़ते? किस काम के लिए बुलाया था? नई पार्लियामेंट बनी थी, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था ना, वो विशेष सत्र के दौरान हुआ था, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके उस टाइम पे कोई सत्र नहीं था, तो विशेष सत्र बुला के पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया था। अब देखो रे, एक सत्र के बीच में कोई भी सदन है, कोई भी हाउस है, उसके एक सत्र के बीच में, जैसे मान लो ये सत्र यदि फरवरी में आ गया है, तो अगला जो सत्र आएगा इन दोनों के बीच में मिनिमम मैक्सिमम कितने गैप हो सकता है रे? 6 माह का। 6 माह से अधिक गैप नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। तो 2 सत्र 2 सेशन के बीच में, सदन बोल रहा हूं मैं, होता क्या कई बार दोनों सदन एक साथ हाउस नहीं आते हैं रे पार्लियामेंट में, कई बार एक सदन ही कार्य कर देता है। जैसे आप देखना लोकसभा, अब जैसे बजट आएगी ना जुलाई में, अब जब बजट सत्र दोबारा शुरू होगा, मानसून सत्र शुरू होगा, इसमें देखना लोकसभा 5 दिन एक्स्ट्रा काम करेगी, राज्यसभा पहले ही भंग हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि दोनों सत्र एक साथ नहीं चलते हैं, दोनों सदन एक साथ नहीं बैठते हैं, तो ये कई बार हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी भी सदन, किसी भी हाउस के सेशन में कितने महीने का गैप नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। और किसी भी सदन को या संसद को एक साल में मिनिमम कितने सत्र बुलाने पड़ेंगे, मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम जितना चाहे बुलाएं, मिनिमम कितने बुलाने पड़ेंगे, 2 सत्र तो बुलाने ही पड़ेंगे। ये है आपका आर्टिकल नंबर 85। एक बार दोबारा समझ लो, इसमें आते हैं सदन के सत्र, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। खत्म कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, नियमित मेनली कितने बुलाए जाते हैं? 3, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। आपको टाइम पीरियड याद रहे, ठीक है, नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, आपको नाम याद रखने हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। आप इनको ऐसे याद कर लो, इसके शुरुआत में, ईयर के शुरुआत में, मिड में एंड एंड में। ठीक है, दूसरी बात, बजट सत्र जिस साल पेश होता है, जिस साल चुनाव होते हैं, उस साल बजट कितनी बार आता है? 2 बार। इसके अलावा बजट कितनी बार आएगा? हमेशा 1 बार। मेनली आता कब है? पहले गुरुवार को। किसके गुरुवार को? फरवरी के पहले गुरुवार को। ठीक है, दूसरा, मैं ये जो अभी 2 बातें बता रहा हूँ ना, कि ये 2 बार आता है या पहले गुरुवार को आता है, ये चीज आपको काम भी आ सकती है और नहीं भी आती, दोनों काम है। ये आपके मैं जनरल नॉलेज की बात करते साथ चल रहा हूँ। दूसरा, दोनों सत्र के बीच में कितने माह का गैप नहीं होना चाहिए? 6 माह का गैप नहीं होना चाहिए। मिनिमम मीटिंग कितनी होनी चाहिए? 2 मीटिंग होनी चाहिए। यह है आपका आर्टिकल नंबर 85। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 86 और 87, दोनों एक जैसे आर्टिकल है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट कैन सेंड इन मैसेज, किन, कहां पे? पार्लियामेंट में। तो संदेश भेज सकता है रे कौन? प्रेसिडेंट। देखना, एक बात दोबारा बोल रहा हूं, संदेश, अभिभाषण और संदेश दोनों में फर्क है। एक एड्रेस है, एक मैसेज है। ठीक है, तो यहां भेजा जाता है अभिभाषण, वो भी कौन सा? विशेष। राष्ट्रपति संदेश भेजता है पार्लियामेंट में। राष्ट्रपति को लगा कि मेरे को कोई बात भेजनी है, कोई बात मेरी बुलवानी है, कोई रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा या मेरे खुद के द्वारा, तो पहले राष्ट्रपति पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करेगा कि मेरी ये बात रखनी है, बताइए, मेरे को वक्त दीजिए, आपको कब मेरे को ये बात मैं रख सकता हूँ। तो 86 के माध्यम से ये प्रयोग करेगा, आर्टिकल नंबर 86 के माध्यम से पार्लियामेंट को कोई भी मैसेज भेज सकता है। कौन भेज सकता है? आपका राष्ट्रपति। नॉर्मल अभिभाषण एड्रेस, नॉर्मल एड्रेस भी भेज सकता है। नॉर्मल बता रहा हूं, स्पेसिफिक नहीं, नॉर्मल कोई बात है वो कर सकता है। 87, विशेष अभिभाषण, और ये साल में देखो कब कब आते हैं विशेष अभिभाषण। पहला आता है ये जब जिस साल जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, जैसे इस साल हुए हैं अभी,
ठीक है, अपन 2024 की बात कर लेते हैं, इस साल हुए हैं अभी। ठीक है, यदि आपने सुना हो तो अभी राष्ट्रपति ने अभिभाषण पेश किया था, वो विशेष होता है। ठीक है, तो जिस साल इलेक्शन होते हैं उसकी पहली बैठक में कौन अभिभाषण पेश करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक। दूसरा, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में। ठीक है, तो देखो अभिभाषण, विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति 2 बार पेश करता है। पहला जनरल इलेक्शन खत्म हुए, जो ही खत्म हुए उसके बाद में फर्स्ट मीटिंग होगी ना, उसमें पहले सबसे पहले पेश कौन होगा? अभिभाषण पेश होगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ, ध्यान रखना ये बात में होता क्या है विशेष अभिभाषण में, सरकार ने अब तक क्या अचीवमेंट किया है और आने वाले टाइम में क्या अचीवमेंट करेगी, ठीक है, वो बातें रखी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष पहले सत्र में क्या करता है कि आने वाले साल में सरकार बजट में क्या क्या लेके आएगी, और जो बजट पिछले साल लेके आए थे आप, उसमें हमने क्या अचीवमेंट कर लिया और कौन से कार्य प्रगतिशील हैं, वो चीज किस में पेश की जाती है? पहले सत्र वाले में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि विशेष अभिभाषण कब कब पेश होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। पहला, लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद। ठीक है, और दूसरा, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में। ठीक है, राष्ट्रपति अभिभाषण क्या करते हैं? पेश करते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना रे, यहां एक बात बताता हूं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग अभिभाषण पेश नहीं होता है, दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जॉइंट मीटिंग होगी, और जॉइंट मीटिंग के दौरान अभिभाषण एड्रेस पेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना, अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा में कभी भी अभिभाषण पेश नहीं किया जाता है। ये दोनों कंफ्यूजन बहुत करते हैं, क्यों करते हैं अभी बता देता हूं। मैं यहाँ दोनों बात लिखवाऊंगा 86 में, कि राष्ट्रपति अपना संदेश भेजता है संसद को, तथा साथ में अभिभाषण भेजता है। मैंने कहीं विशेष शब्द का, स्पेसिफिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इसमें लिखवाऊंगा 87 में विशेष अभिभाषण। तो हमेशा ये जो विशेष अभिभाषण है ना, ये 2 ही टाइम पे हो सकता है, ये कभी भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2 ही टाइम पे, इसका फिक्स टाइमिंग है। या तो चुनाव के बाद में पहली मीटिंग हो रही हो, या साल का पहला सेशन हो। ठीक है, तभी आप राष्ट्रपति का एड्रेस पेश करवा सकते हो, अन्यथा सरकार कभी भी राष्ट्रपति का एड्रेस पेश नहीं करवाती है। ठीक है, इन दिनों में थोड़े से एड्रेस गलत पेश होने लग गए हैं, पहले बहुत बेहतरीन हुआ करते थे। सरकार अपने सारे आगे के जो प्लान होते हैं और पीछे जो प्लान उन्होंने बनाए थे, वो कहां तक अचीवमेंट कर लिए। आजकल तो क्या है, चुनावी बातें ज्यादा करने लगे राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, नहीं चाहिए, संवैधानिक पद है, लेकिन उसमें अपन क्या करें। तो ठीक है, 86 एंड 87 ये आपके आर्टिकल हैं। 85 में सेशन, 86 में राष्ट्रपति का संदेश, 87 में मैं तेरे को कई देर से देख रहा हूं रिंकू, कहाँ खोया हुआ है? एक बार तो तेरा एंगल इस साइड है कई देर से, तो थोड़ी देर से एंगल तेरा कॉपी में था। हाँ जी, लोकसभा वाले में। ना 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 ना, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाएगा उसके बाद, क्योंकि ज्वाइंट बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन कर सकता है? केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये चीज ध्यान रखना है। ना 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 ना, गलत बात। प्रोटेम स्पीकर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। प्रोटेम स्पीकर का काम इतना ही है कि वो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवा दे, और दूसरा जो जितने मेंबर आए हैं उनको सदस्यता मेंबरशिप दिलवा दे, इतना ही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है उसका। हाँ, तो 87 यहां तक लिख दो। लो एक बात और बता ही दूं, फिर 88 कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरी पढ़ाई हुई है, मैं दोबारा बोलूंगा, इतने में आपको समझ में आ जाएगी। मंत्री एंड महान्यायवादी संसद की क्रियाविधि में भाग ले सकते हैं, ये बात मैंने आपको पहले पढ़ा दी, याद है आपको, कि मंत्री और महान्यायवादी जो कैबिनेट होती है एंड जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये सदन के किसी भी हाउस में जाके पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें भाग ले सकते हैं। इनके पास पावर होता है पूरा का पूरा, दोनों। लेकिन ध्यान रखना, इस आधार पर इनको वोटिंग के राइट्स नहीं दिए जाते हैं। ये साथ में पार्लियामेंट की क्रियाविधि में नहीं,
ये जो पार्लियामेंट की जो कमेटी बनाई जाती है, उन कमेटी की क्रियाविधि में क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन इस आधार पर इनको कहीं भी वोटिंग का राइट्स नहीं है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो अमित शाह भी चुनाव कहां से जीत के आए हैं रे, लोकसभा से। कहां से चुनाव जीत के आए हैं, लोकसभा से, लोकसभा मेंबर है। ठीक है, अब देखो रे, ये है तो क्या, गृह मिनिस्टर है, अभी होम मिनिस्टर है। ठीक है, होम मिनिस्टर होने के कारण ये राज्यसभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन इन्हें राज्यसभा में वोटिंग करने का राइट्स नहीं है, क्योंकि ये मेंबर कहाँ के हैं, लोकसभा के। ये बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि मंत्री राज्यसभा या लोकसभा में किसी की भी जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो क्रियाविधि चल रही है, उसमें भाग ले सकता है, किसी भी कमेटी की क्रियाविधि में भाग ले सकते हैं, लेकिन इस आधार पर उन्हें वोटिंग के राइट्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई बात पूछ ले कि मंत्री या महान्यायवादी, देखो मंत्री की तो नहीं पूछते, मेनली जो पूछते हैं वो अटॉर्नी जनरल की पूछते हैं। ठीक है, तो जो अटॉर्नी जनरल है वो पार्लियामेंट की क्रियाविधि में भाग ले सकता है, कमेटी की क्रियाविधि में भाग ले सकता है, लेकिन इस आधार पर उसे वोटिंग के राइट्स नहीं दिए जाते हैं। ये बात आज दोबारा आई है। ठीक है, पहले कहां आई थी, कोई बता सकता है? मैं सबको खड़ा कर दूंगा और खड़े खड़े लिखवाऊंगा। कितना था आर्टिकल नंबर? 76। और महा उसका महाधिवक्ता का? दोनों का डिफरेंशिएशन एक साथ करवाया था। महान्यायवादी का आर्टिकल था 76 एंड महाधिवक्ता का, अरे पेज नहीं पलटने, 165। कितना था? 165। दोनों को एक साल लेके चले थे। ये सेंटर का फर्स्ट ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर है। ये दूसरा किसका है? ये स्टेट का फर्स्ट ऑफिसर है। इसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये इसके प्रसाद पर्यंत बना रहेगा, ये इसके प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। ये केंद्र सरकार के कभी भी कोई केस नहीं लड़ सकता खिलाफ में, और ये राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी केस नहीं लड़ सकता। ये भारत सरकार में किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं करेगा। यह भी भारत सरकार, ये जो भारत में किसी भी कोर्ट में क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, लेकिन अपने स्टेट के खिलाफ नहीं करेगा। इसके हेल्प के लिए कौन लगाए जाते हैं? सॉलिसिटर, और इसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अभियोजक लगाए जाते हैं। तो ये चीज कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा। लेकिन तो रुक रो। हाँ, अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है एंड सत्रावसान करता है। आहूत का अर्थ हो गया शुरू करना, सत्रावसान का अर्थ हो गया खत्म करना। किसी भी सदन के दो सत्र होते हैं, उनके मध्य कितना मैक्सिमम गैप हो सकता है? 6 माह का, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नियमित 3 सत्र बुलाए जाते हैं, कौन कौन से? बजट, मानसून एंड शीतकालीन। और इसके लिए इसके अतिरिक्त विशेष सत्र बुलाए जा सकते हैं, सरकार चाहे तब बुला सकती है जब उनको अच्छा लगे। और संसद की कम से कम कितनी एक वर्ष में बैठक होना अनिवार्य है? 2। ये बात सेम है ना आपको? ये सेम बात है। जब आपको मैं ग्राम सभा पढ़ाऊंगा तब दोबारा आएगी, सरपंच वाली में, तो ये भी ध्यान रख लेना, लिखो।
हेलो। जी। जी। मैं मैडम एक बार क्लास ले रहा हूँ, आपको 11 बजे बाद में फ़ोन करूँ? ओके। क्या हो गया? लिख लिया रिंकू तूने? पक्का? तू लिख लेगा तो मेरे पे कोई एहसान नहीं होगा, ये बात मैं पहले बोल देता हूँ। नहीं, बढ़िया बात है, मैं तो समझा रहा हूँ तेरे को। बाल बच्चे वाला आदमी है तू। मजाक नहीं कर रहा हूँ, शादीशुदा आदमी है। हाँ। पीछे क्या देख रही है? अगले की किस्मत अच्छी है। सही है गलत है रे? किस्मत अच्छी है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये उस काम के बारे में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। हाँ, लिखा रे। मैं एक बात अभी भी कह रहा हूँ, इस स्लाइड से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं जो मेनली बनते हैं। पहला, दो सत्र के बीच में कितने माह का गैप नहीं होना चाहिए? 6 माह का। मिनिमम कितनी बैठक होनी चाहिए? 2 बैठक। और कई बार आपको सत्रों के नाम पूछ लेता, सत्र आपको नाम याद पता होना चाहिए कि कौन सा सत्र कब बुलाया जाता है। तो इनको देखो, महीने आपको मैं बताऊं आपको कैसे कैसे याद रखने हैं। पहला माह पकड़ो फरवरी, दूसरा जुलाई और तीसरा नवंबर। आगे वाले मत पकड़ो, चाहे आगे वाले में क्या फिक्स नहीं है ये कहाँ तक जाएंगे। अब ये फरवरी से मई कभी नहीं जाता, अप्रैल में जाके खत्म हो जाते हैं मेनली। ठीक है। तो और जुलाई में आएगा तो ये खत्म हो जाएगा लगभग अगस्त के एंड में खत्म हो जाएगा, पहले पहले ही। सितंबर बहुत रेयर केस में, ये सितंबर भी गलत है। ठीक है। तो ये पहले ही खत्म हो जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। और ये नवंबर में शुरू होता है, ये दिसंबर जरूर जाता है। क्योंकि ये आपको मेनली होता है कि शुरू भी कई बार दिसंबर में ही होता है, इसलिए। लिख दिया यहां तक? दोनों में अंतर समझ लेना, आर्टिकल नंबर 86 और 87 में। ये विशेष अभिभाषण है, इसकी कंडीशन फिक्स है। इन दोनों की कोई कंडीशन नहीं है, ये कभी भी पेश किए जा सकते हैं, सत्र के दौरान भी हो सकते हैं ये। तो ये तेरा पेपर हो गया? कब था? पहले दिन ही था क्या? पास हो जाएगी? नहीं होगी? कितना खतरनाक कॉन्फिडेंस है।
देखो रे, सिलेक्शन चाहिए ना, तो सबसे पहले दो काम करो, तभी हो सकता है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, तगारी घेरोगे ही घेरोगे। चाहे या तो खेत में खाई खोदोगे अपने वाले में, यदि अपने खेत है, नहीं तगारी घेरोगे घेरोगे, कोई इलाज ही नहीं है। क्योंकि आजकल मैं एक बात बताऊं, प्राइवेट वैकेंसी बहुत हो गई है, इतनी है, इतनी प्राइवेट वैकेंसी नहीं है जितनी अपन सोचते हैं, करने वाले बहुत है। सबसे पहले तो घर से दूर रहो, पहला काम। अरे तो तुम जहाँ रह रहे हो ना, वो भी तुम्हारे घर ही है एक तरीके से। ठीक है, दूसरा है ना, एक चीज मैं बताऊं, देखो मैं कभी, माँ को कभी ये नहीं कहता कि पूरे दिन पढ़ो या वो करो फलान करो या 30 के 30 दिन पढ़ो। 4 दिन खराब कर दो महीने, कोई दिक्कत नहीं है अपने। कोई कोई बड़ा काम नहीं होने वाला है, कोई परमाणु अटैक नहीं होगा अपने पे। 26 दिन 7 घंटे कैसे भी निकालो कोचिंग के अलावा। और सबसे बढ़िया तरीका बताओ निकालने का आपको, दिन में तो तुम्हारे पास है ना कोई आपका दोस्त, फलानी ढिमकानी, कोई ना कोई साथ रहेगी रहेगी। रात को पढ़ना चालू कर दो, रात को भी आ जाती है, तो फिर सिटी छोड़ दे। एक्चुअल बात बता रहा हूं, मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। आपके पास देखो बताऊं, अभी आप घर वालों को ये कह दो ना कि मम्मी पापा 1 साल और चाहिए, दे देंगे। अभी आप उस एज में हो कि आप साल 1.5 साल मांगोगे, घर वाले दे देंगे। ठीक है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, जिस दिन है ना 24 का या 25 का आंकड़ा पार कर लोगे ना, उस दिन एक ही डायलॉग आएगा, कब से कब तक लेगा, कब तक लेगा, कुछ तो कर, कुछ तो कर। और फिर है ना एक बात बताऊं, आज की देखो बताऊं, ये तुम्हारी वाली जो पीढ़ी है ना, इसमें एक सबसे खतरनाक काम और है। तुम लोगों को ज्यादा कुछ कह देना तो तुम्हारे को ये पंखा दिखता है, एक रस्सी दिखती है। एक्चुअल बात बता रहा हूं आपको। सुसाइड रिपोर्ट ना आप उठा के देख लो, ये तो अभी देखने लग गए एक तो। कमरे में एसी लगा हुआ है, तो कोई नया काम कर लोगे तुम। कई काम एक ही थोड़ी है, ये आजकल तो क्या मैं बताऊं, आजकल गूगल पे लोग क्या सर्च करते हैं। ये अभी सर्च वाली रिपोर्ट सरकार ने पेश की थी कि भाई सबसे ज्यादा सर्च क्या किया जाता है, तो मेनली हर 7 दिन से भी गूगल रिपोर्ट पेश करता रहता है कई बार कि भाई इस बार सबसे ज्यादा सर्च किसको किया गया। तो महीने में एक बार ऐसा पक्का होता है कि लोग ये सर्च करते हैं कि भाई एक तो प्यार कैसे किया जाता है, और दूसरे नंबर पे जो रेटिंग रहती है ना, वो रहती है कि सबसे आसान मौत कैसे आती है। ट्रेन के आगे, ट्रेन के आगे कभी किसी को कटता हुआ देखा है तूने? किसने, अरे एक आर्टिकल रह गया शायद। हाँ, 88। उसके बाद में ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑफिसर होते हैं जो पूरी पार्लियामेंट को चलाते हैं। मंत्री एंड जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, इनके पास ये पावर होती है। साथ में कहाँ बैठ सकते हैं, कमेटी में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन जिनमें इनका नाम सदस्य के रूप में दिया गया वहां तो ये ले सकते हैं, इसके अलावा किसी भी कमेटी में जा सकते हैं। लेकिन इस आधार पर उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है, ये चीज ध्यान रख लेना। किसी में भाग ले सकते हैं, लेकिन इस आधार पर इन्हें वोटिंग के राइट से नहीं दिए जाते हैं। कभी छिपकली की पूंछ टूटी हुई देखी है? वो कितनी देर तड़पती रहती है। ट्रेन से यदि कोई व्यक्ति कटता है ना, तो लगभग उतनी देर वो भी तड़पता है। ये चीज ध्यान रख लेना। जैसे मान लो यदि दड़ा लग रह गया ना, तो दड़ा ना आपको पूरा तड़पता हुआ दिख जाएगा 1 1.5 मिनट 2 मिनट तक। अरे करनी क्यों है, सीधी सी बात है। ज्यादा परेशान हो जाओ, फोन बंद कर लो। मैं एक बात बताऊं, जिद भी जब जब भी आपके लाइफ में परेशानी आए ना, तो खासकर लड़कियों को तो वो कॉन्सेप्ट इनका तो बहुत चालू रहता है, वो जो मैं जो बात बताने वाला हूँ, रोने वाला। चलो रो लिया करो, सबसे बेस्ट बता रहा हूँ। जितना रोने से माइंड हल्का होता है ना, उतना किसी चीज से नहीं होता है। आता नहीं है? अरे आता है,
कभी आप उन परिस्थिति में आए नहीं हो, आता है रोना। बड़े बड़े आदमी रोने लग जाते हैं। हैं, क्या हो गया? ऐसा आज तक नहीं हुआ? अच्छा, फिर तो तू ओशो को गलत साबित कर रहा है। तेरे को एक बात पता है, ये जितने पाखंडी होते हैं ना, मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे धर्मों को एक साथ की बात कर रहा हूं। जितने पाखंडी होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो ओशो रजनीश से बहुत चिढ़ते हैं। ये चीज ध्यान में रख के चलना। नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। ओशो ने यार पढ़ाई की थी, तभी तो आज इतना, आज उसकी है चीजें। आप पढ़ाई का यदि वो लेना हो तो अरस्तु को देखो ना। अरस्तु पहले बायोलॉजी बना के आ गया, फिर फिलोसोफर बन गया, फिर लास्ट में पॉलिटिकल बन गया। क्या पता कितनी किताबें निकाल रखी हैं उसने। हाँ रे, लिखा। देखो रे, ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, पदाधिकारी किसके? संसद के। पहला, लोकसभा अध्यक्ष। एक चीज ध्यान रखना, जो लोकसभा का प्रेसिडेंट होता है, जो पावर्स इसकी बताऊं, लगभग सेम पावर्स वाइस प्रेसिडेंट की होंगी। ये चीज दिमाग में पहले ही फिट कर लेना। जो बात इसकी याद करो, लगभग आपको वो बातें किसकी होती हैं? उपाध्यक्ष की होती हैं। आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं रखनी है। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो पद है ना, ये 1919 में जो भारत शासन अधिनियम है, उसके तहत लाया गया था। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं इसकी। तो 1919 में जो भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत लोकसभा अध्यक्ष के पद का क्या किया गया था? सृजन किया गया था। पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे 1921 में, फ्रेडरिक व्हाइट। और इन्हीं के साथ जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे, उनको आप अच्छी तरीके से जानते हो रे। सचिदानंद सिन्हा, ये क्या थे? उनके उपाध्यक्ष थे टाइम के। तो सबसे पहले आया पद कब था? 1919 में। ये हिस्ट्री इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपके एसएससी कई बार हिस्ट्री पूछ लेती है। तो पद आया 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत। 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट पहले क्या बनते हैं? ये विदेशी हैं। ठीक है। दूसरा, उपाध्यक्ष कौन था? ये भारतीय थे, सचिदानंद सिन्हा। 1925 में विठल भाई पटेल पहले अध्यक्ष बनते हैं रे लोकसभा के। 1925 में विठल भाई पटेल पहले भारतीय, लेकिन आजादी से पहले, आजादी से पहले की बात कर रहा हूं। तो आजादी से पहले विठल भाई पटेल क्या बनते हैं? 1925 में अध्यक्ष बनते हैं। और आजादी के बाद में पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। तो आजादी के बाद में पहला भारतीय था जीवी मावलंकर। ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री। ठीक है भाई, पद आया 1919 शासन अधिनियम से। ठीक है, 1921 पहला पद कौन ग्रहण करते हैं? फ्रेडरिक व्हाइट। उपाध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? सचिदानंद सिन्हा। और 1925 में विठल भाई पटेल पहली बार अध्यक्ष बनता है कोई भारतीय। ठीक है, लेकिन आजादी से पहले। और आजादी के बाद में पहला अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। अभी कौन है? ओम बिरला। लगातार कार्यकाल पूरा करने वाले ओम बिरला पहले व्यक्ति हैं, ध्यान रखना। पूरा कंप्लीट यदि कार्यकाल करते हैं, 5 साल पहले करके आ गए हैं, 5 साल अब कर लेंगे तो 10 साल के हो जाएगा। तो इतना कार्यकाल करने वाला लोकसभा का अध्यक्ष पहला बनेंगे। ठीक है, अब देखो रे आगे इनका निर्वाचन। अब देखो इनके निर्वाचन की जो पहली तो एक तो आती है इनकी तारीख। भाई इनकी जो डेट है ना, वो कौन डिसाइड करता है? तो इसकी डेट डिसाइड की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव किस दिन होंगे, वो डिसाइड कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब तक भारत में 2 ही बार चुनाव हुए हैं लोकसभा अध्यक्ष के। ठीक है, लेकिन वोटिंग किसी में नहीं हुई है, ये चीज और ध्यान रख लेना। वोटिंग हुई थी एक जीवी मावलंकर वाले टाइम पे, वोटिंग हुई है नॉर्मल।
ठीक है। इसके अलावा इस बार चुनाव तो करवाया गया, लेकिन वोटिंग इस साल नहीं हुई थी, ध्वनि मत के द्वारा पारित कर दिया गया था। वोटिंग और ध्वनि मत में थोड़ा सा फर्क है रे। ध्वनि मत का ये होता है कि जैसे मान लो दो आदमी जोर से चिल्लाए, सबने आपने बोल दिया, मैंने मान लिया, हो गया। ठीक है, ये होता है ध्वनि मत। ठीक है, बाकी यदि वोटिंग करवाए जाए तो उनके पास जो वोटिंग वाले बटन होते हैं उनके द्वारा वोटिंग करवाई जाती है कंप्लीट। लेकिन आज तक ऐसा 2 ही बार हुआ है, एक तो अभी हुआ था, ठीक है, ओम बिरला के सामने, और एक पहले जीव मालंकर के सामने हुआ है। इसके अलावा कभी नहीं हुआ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, हमेशा ध्वनि मत के द्वारा पारित किया जाता है। तो इनकी तारीख कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है रे? राष्ट्रपति। और इसमें भाग कौन लेते हैं? तो जो पहली बैठक होती है ना, और पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा रे? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो इसके निर्वाचन का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है। ये इसका निर्वाचन करवाएंगे। अब देखो इसमें वोटिंग कर कौन हो सकता है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। जिस व्यक्ति ने या जिस मेंबर ने प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से अपनी मेंबरशिप को ग्रहण कर लिया, अर्थात ओथ ले ली हो, शपथ ले ली हो। शपथ जिस व्यक्ति ने ले ली है वो ही इसमें भाग ले सकता है। जिसने शपथ नहीं ली है, जिसने ओथ नहीं ली है पहली बैठक में, उसको लोकसभा अध्यक्ष में वोटिंग करने की राइट से नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे 7-8 व्यक्ति रह गए थे पहले दिन नहीं ले पाए थे, तो उनको वोटिंग के राइट से नहीं रहते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष में भाग तारीख कौन डिसाइड करता है इसके चुनाव की? राष्ट्रपति। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को चुने कौन बनाता है? राष्ट्रपति। ये भी ध्यान रख लेना, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसमें भाग कौन कौन लेते हैं? तो जिन सदस्यों ने पहली बैठक के दौरान अपनी ओथ ग्रहण कर ली है, शपथ ले ली है, वो ही व्यक्ति इसके इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इसके भाग नहीं ले सकता। अब आता है इसका कार्यकाल, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, टाइम पीरियड। तो देखना रे, सबके कार्यकाल आप लोग 5 वर्ष पढ़ के आते हो। इसके में मेनली तो आप 5 वर्ष बोल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ 5 वर्ष बोलूंगा नहीं, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है ना, उसमें आपके कई बार ऑप्शन बहुत बेहतरीन देता है अगला। देखो होता क्या है रे, लोकसभा का चुनाव, जैसे मान लो आज ओम बिरला ने अपना पद ग्रहण किया है, कार्यकाल एक बार समझ लेना थोड़ा सा, फिर शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो आज पद ग्रहण किया है, अगली लोकसभा का चुनाव कब होना है? 2029 में। लेकिन होता क्या है, सरकार तो पहले ही भंग हो जाती है, लोकसभा तो पहले ही भंग हो जाती है। लोकसभा भंग हो जाए, ध्यान रखना, लोकसभा डाइजोल हो गई है, तो भी लोकसभा अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करेगा। लोकसभा भंग या डाइजोल होने के साथ कभी भी लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म नहीं होता है। ध्यान रखना, किसी भी कंडीशन में भंग हो जाए, चाहे ये राष्ट्रपति चाहे 2.5 साल में भंग कर दे इसको, ये भी ध्यान रख लेना। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक लोकसभा की पहली बैठक, नई लोकसभा की पहली बैठक ना हो जाए और नया लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लिया जाए। नया लोकसभा अध्यक्ष आएगा, पद ग्रहण करेगा, तब पहले वाले का कार्यकाल क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो जो इसका टाइम पीरियड बोलते हैं वो ये बोला जाता है कि नई लोकसभा चुनाव की पहली बैठक तक क्या रहता है? इसका कार्यकाल बना रहता है। भंग होने के दौरान भी इसका कार्यकाल खत्म नहीं होता है। लेकिन 3 कंडीशन है जहां इसके कार्यकाल खत्म हो सकते हैं। पहला, ये अपना त्याग पत्र दे दे। क्या कर दे रहे? अपना त्याग पत्र दे दे। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को, जो लोकसभा का वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको देगा। याद करने का तरीका बताऊं, देखो रे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक दूसरे को आपस में त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को आपस में क्या देते हैं रे? त्याग पत्र देते हैं। ये चीज ध्यान में रख लेना, ये मेनली हर जगह यही होती है। ठीक है, तो या तो अपना त्याग पत्र दे दे, या दूसरा इसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाए रे। भाई जहां से चुनाव जीत के आया था, कोई ऐसा कार्य हो गया कि इसके ऊपर मुकदमा चला, और मुकदमे के दौरान, इसके कार्यकाल के दौरान उसको 2 साल से ऊपर की सजा हो गई। कितनी सजा हो गई? 2 साल से ऊपर की सजा हो गई। 2 साल के ऊपर की सजा होते ही मेंबरशिप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो ये लोकसभा अध्यक्ष नहीं रह सकता। और तीसरा, इसको हटा दिया जाए। अब हटाने वाली जो प्रक्रिया है ना, उसमें देखो रे क्या होता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, सबसे पहले कितने दिन का नोटिस दोगे रे?
14 दिन का। अब तक नोटिस कितने दिन के देते आ रहे हैं? 14 दिन के। सब में राष्ट्रपति में कितना? 14। उपराष्ट्रपति में कितना? 14। और यहाँ भी कितना? 14। ये नहीं बदला है, अभी तक उतना ही है। ठीक है। अब देखो होता क्या था, राष्ट्रपति का जो हटाने का जो महाभियोग है, जो डिस्क्रिमिनेशन का प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, वो कहाँ लाते हो आप? किसी में भी ला सकते हो, चाहे लोकसभा ले आओ चाहे राज्यसभा ले आओ। उपराष्ट्रपति का केवल और केवल राज्यसभा, इसका केवल और केवल लोकसभा। ये कहाँ आएगा? केवल और केवल लोकसभा में ही पहले पेश होगा। तो लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा, प्रस्ताव जो प्रपोजल रखा जाएगा उसको पेश किया गया। ठीक है, चर्चा होगी, सारे काम होंगे, जो इन चर्चा होगी। अब देखो होता क्या है, दो सबसे बड़ी बात आती है। 14 दिन है तो इस दिन जिस दिन ये चर्चा होगी उस दिन ये पदेन नहीं होगा, पदेन सभापति, पदेन अध्यक्ष नहीं होगा। ये अध्यक्षता कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, चाहे उपाध्यक्ष करे या चाहे कोई और करे, लेकिन ये उस दिन पदेन अध्यक्ष नहीं होगा। ये अपने प्रेसिडेंट की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठ सकता। दूसरा, प्रेसिडेंट की कुर्सी के ऊपर बैठ नहीं सकता इसके अलावा, लेकिन ये सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें क्या ले सकता है? भाग ले सकता है, लेकिन सामान्य मत दे सकता है, निर्णायक मत नहीं दे सकता। निर्णायक मत होता है जो कास्टिंग वोट कहते हैं। एक पावर होती है लोकसभा अध्यक्ष के पास, अभी इसकी शक्तियां बढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि लोकसभा अध्यक्ष के पास एक पावर होती है। पावर क्या होती है कि जैसे मान लो वोटिंग बराबर आ गई है, 50 इस साइड और 50 इस साइड किसी बिल के ऊपर, तो अब निर्णायक वोट दिया जाएगा। ठीक है, वो कास्टिंग वोट देने की पावर किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। वो पक्ष में देता है या विपक्ष में देता है, वो उसके पास होती है। लेकिन जब इसको हटाने का प्रस्ताव होता है ना, पेश किया जाता है, तब उसके पास कास्टिंग वोट की राइट से नहीं रहती। नॉर्मल वोटिंग कर सकता है क्योंकि मेंबर है, नॉर्मल वोटिंग कर सकता है, लेकिन यदि वोट बराबर आ गए तो कास्टिंग वोट्स के राइट्स इसको नहीं है। ठीक है, अब इसके पावर्स है ना, मैं आपको पढ़ा के आ गया सारे के सारे। कैसे? देखो, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। पहला पावर्स, संयुक्त बैठक की क्या करेगा रे? अध्यक्षता करेगा। ठीक है, दूसरा बताओ, दो तीन तो मैं आपको पढ़ा के आ गया बार बार बोल के, याद है? दल बदल कानून, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये इसी के हाथ में है, दल बदल कानून का। तीसरा, कोई कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जितनी भी समितियां होती हैं, कमेटी होती हैं, उनके अध्यक्ष किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं? अरे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा में क्या रूल चलेंगे, क्या रेगुलेशन चलेंगे, वो कौन डिसाइड करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अनुशासन बनाए रखना या किसी सदस्य को बाहर निकालना लोकसभा अध्यक्ष से, ये पावर भी किसके पास है? इसके पास है। इसके अलावा तीन समितियां ऐसी होती हैं रे जिनका अध्यक्ष यही होता है। पहला होता है कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तीसरी होती है नियमन समिति, रूल कमेटी। और अगली होती है सामान्य प्रायोजक समिति, जनरल प्रपोजल कमेटी। ठीक है, पहली है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कार्य मंत्रणा समिति। दूसरी है नियमन समिति, रूल कमेटी। एंड सामान्य प्रायोजक समिति, जनरल प्रपोजल कमेटी। इनका अध्यक्ष सदैव कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष ही होगा, इनके कोई दूसरे अध्यक्ष अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। जो बात मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ, सेम बात आपके किस में चलेंगे रे? उपाध्यक्ष में चलेंगे। कैसे? कि लोकसभा का उपाध्यक्ष का चुनाव सेम इसी तरीके से किया जाता है। इसके तारीख कौन पेश कर रहा था? राष्ट्रपति। उसकी तारीख पेश करेगा खुद अध्यक्ष। कौन करेगा? खुद अध्यक्ष। जब लोकसभा अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? फिर उपाध्यक्ष करता है। और उपाध्यक्ष को उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट को वो सारी पावर्स मिली हुई होती हैं जो एक किसको मिली हुई होती है? एक लोकसभा अध्यक्ष को मिली हुई होती है, सारी कंप्लीट पावर जितनी ये है ना कि संयुक्त। अच्छा मान लो यहाँ आज के दिन ओम बिरला नहीं है, मान लो विदेश गए हुए हैं ओम बिरला, फ्रांस गए हुए हैं, ठीक है, लेकिन संयुक्त ज्वाइंट मीटिंग बुला ली राष्ट्रपति ने, तो अब उसके टाइम पे अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है ना। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो फिर कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, उपाध्यक्ष नहीं है तो फिर राज्यसभा का उपसभापति करेगा, और वो भी नहीं है तो सदस्य फिर कोई चुनेंगे अपने में से। तो ये बात जब ज्वाइंट मीटिंग आएगी तब आपको बताऊंगा 108 में। ठीक है, तो
तो देखो रे कहां तक आपको लिखना है, लिखो। टाइम कितना है? 10 मिनट है। ओ तब तो हो जाएगा। आपके लिए ये ऊपर वाली चारों बातें नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा सा इनको बार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे आपको कि भाई लोकसभा अध्यक्ष का पद कब आया था? 1919 में आया, भारत शासन अधिनियम से, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन बने? फेडरिक वाइट। कब बने? 1921 में। साथ में उपाध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। और 1925 में कौन बना था? विठल भाई पटेल, पहले भारतीय के आजादी से पहले, ठीक है। और ये आजादी के बाद वाले कौन है आपके? जीवी मावलंकर। अरे इस व्यक्ति का एक काम और पढ़ा के आया था, कोई बताएगा क्या पढ़ा के आया था मैं? पहले प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष। कब चुना गया था इनको? 9 दिसंबर 1946 को। और यह परंपरा प्रोटेम स्पीकर के अपन कहां से लाए हैं? फ्रांस से। प्रोटेम स्पीकर उस व्यक्ति को चुना जाता है जिसका जो वरिष्ठतम सदस्य होता है राजनीति में। वरिष्ठतम सदस्य का अर्थ ये हो गया, अरे नए वालों सुनते जाना, साथ साथ में जो मैं बातें बोल रहा हूं। वरिष्ठतम का अर्थ ये नहीं है कि वो अपनी उम्र में बड़ा है ना, उसने जिंदगी में बाकी सदस्यों से ज्यादा चुनाव जीते हैं, अपने राजनीतिक कार्यकाल निकाला है। जिस व्यक्ति का जितना बड़ा राजनीतिक कार्यकाल होता है वो ही प्रोटेम स्पीकर बनता है। चाहे लोकसभा अध्यक्ष बोल दो, चाहे लोकसभा स्पीकर बोल दो, या प्रेसिडेंट बोल दो, तीनों बात एक ही है। एक्स्ट्रा तुम दोनों का, तुम पहले वाली बातें याद क्यों नहीं रखते हो? यदि आपको याद हो तो मैं इनके ट्रेजरी फंड के ऊपर भारित वेतन लिखा के आया हूँ, लोकसभा अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के। याद है? लिखवाए थे उस टाइम पे। तो यदि ट्रेजरी फंड के ऊपर भारित है तो कुछ एक्स्ट्रा वेतन मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष के पास उपराष्ट्रपति से ज्यादा पावर होती है, ये चीज ध्यान रख लेना। एक बार वो चाहे तो ना पूरी लोकसभा को हिला सकता है, इतनी पावर तो है इसके पास। यदि सही सही सा व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष हो ना, और तो सरकार इसको हटा नहीं सकती। यदि पिछले जो पीछे सरकार बैठी है उसके आसपास उसको बहुमत हो ठीक ठाक, 30-40 सीटें कम पड़े, तो फिर इसको कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि हटाने के लिए बहुमत चाहिएगा 2/3। और 2/3 लाएंगे कहां से? और वो भी तत्कालीन सदस्यों का, जो करंट मेंबर्स है ना उनका। और करंट मेंबर्स का आपको एक दिन मैंने फॉर्मूला बताया था
कि जितने पद रिक्त होते हैं उनको छोड़ दो, उसके अलावा जितने मेंबर्स बचे हैं उनका 2/3 आपको चाहिए चाहिए। लिखा। इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। उपाध्यक्ष का चुनाव भी इसी तरीके से किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। इस लाइन को 7 स्टार लगा लेना। ठीक है। अध्यक्ष का कार्यकाल, लोकसभा भंग होने पर भी लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं होता, बल्कि अगली लोकसभा की पहली बैठक तक वो अपने पद पर क्या रहता है, बना हुआ रहता है। ध्यान रखना 5 वर्ष का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 3 मामले ऐसे हैं जिससे इसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। पहला कि वह सदन का मेंबर ही ना रहे। दूसरा, त्यागपत्र दे दे किसको रे, उपराष्ट्रपति को। यहां मौखिक त्यागपत्र नहीं दिया जाता रे, लिखित त्यागपत्र दिया जाएगा, अपने हाथों के द्वारा लिखा हुआ त्यागपत्र। किससे पहले? हाँ। इतिहास में कुछ व्यक्ति ऐसे आया करते हैं जो व्यक्तियों को बताते हैं कि एक पद में कितनी पावर होती है। वो ओम बिरला ने बताई है, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष के पास कितनी पावर होती है। पहली बार किसी ओम, मैं तो जो लोकसभा स्पीकर रहे हैं उनके चुनाव चर्चा इतनी सुनी है, नहीं किसी का नाम ही नहीं सुना करते थे। ये कौन है, कब पता ही नहीं चलता है कौन आ गया कौन चला गया। जैसी पावर लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, सेम पावर विधानसभा अध्यक्ष के पास भी होती है, ये ध्यान रख लेना। उसका निर्वाचन भी इसी तरीके से होता है, उसको हटाने की प्रक्रिया भी इसी तरीके से होती है, कोई बदलाव नहीं है दोनों में। और उसके चुनाव की तारीख राष्ट्रपति नहीं, कौन डिसाइड करेगा, राज्यपाल। ये चीजें यदि आपको रिप्लेस करनी आ गई ना पॉलिटी में, तो आप ये मान लेना कि पॉलिटी आपको समझ में आने लग गई अब। और कोशिश किया करो कि जीके जीएस को कम से कम रटो आप। जितना रटोगे उतना कंफ्यूजन पैदा होगा, ये बात मैं पहले बता देता हूँ आपको। रीडिंग लगाइए, पढ़िए, लिखिए, छोड़ दीजिए। नहीं, आर्टिकल रट के याद क्यों करने हैं? पहले भाग याद करके आओ आर्टिकलों के, फिर ऑटोमेटिक ये आर्टिकल याद हो जाएंगे आपको। यदि आपको पार्ट पता होगा नहीं कौन से पार्ट में कौन सी चीज आती है, तो आपको आर्टिकल ऑटोमेटिक आप गैस ही लगा लोगे आर्टिकल का। तुम एक एक शब्द पढ़ के मत लिखा करो, एक तो पूरी लाइन पढ़ लिया करो और साथ में लिख दिया करो। कई तो ऐसे लिखते हैं, अच्छा 3 मामलों में चलो बढ़िया है, ऐसे तो नहीं बताना पड़ता ना। मैं लिखो, मैं के ऊपर आ की मात्रा लिखो, फिर मैं लिखो, फिर ले वो, फिर ओ की मात्रा, फिर चंद्र बिंदु।
लिख दिया रे। अब देखो इधर एक बार, कल आप ये चीजें घर से लिख लाना, क्योंकि मैंने यहां तक समझा दिया है, अपना टाइम खराब होगा कल वापस नहीं। हाँ देखो, तीन तरीके से उसका पद खाली हो सकता है। पहला तरीका है कि वो खुद क्या कर दे, मेंबरशिप समाप्त हो जाए। दूसरा तरीका है कि उपाध्यक्ष को क्या कर दे, अपना हस्ताक्षर सहित क्या दे दे रे, त्याग पत्र दे दे। तीसरा तरीका है उसको हटाने का प्रस्ताव पेश हो जाए लोकसभा में। तो पहले कितने दिन का नोटिस दोगे, 14 दिन, 14 दिन का। प्रस्ताव पेश कहाँ किया जाएगा, लोकसभा में। और जो तत्कालीन मेंबर्स होते हैं, तत्कालीन मेंबर्स मैंने आपको समझा दिए हैं, नहीं आए तो फिर आपके 2 दिन बाद में क्लास में आएगा तब समझा दूंगा पूरा का पूरा। तो तत्कालीन मेंबर्स का पहले दोबारा समझ लो कि जैसे मान लो 543 मेंबर बैठते हैं लोकसभा में, लेकिन 6 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर उपचुनाव होने हैं। ठीक है, ये 6 सीटें क्या हो गई हैं रे, खाली हो गई हैं। तो फिर तत्कालीन मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 3 3 आपके, तो 537। तो ये 537 का 2/3 सदस्य आपको क्या चाहिए, बहुमत चाहिए इसको पारित करने के लिए। ठीक है, चर्चा के समय अध्यक्ष क्या नहीं होता है, पीठासीन नहीं होता है, अधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, सामान्य मत दे सकता है, निर्णायक मत नहीं दे सकता। ये का ये क्वेश्चन आपकी यूपीएससी परी मैंने जब आपको करवाया था उस दिन ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था कि ये का ये क्वेश्चन आया था लोकसभा अध्यक्ष के मामले में, उसको हटाने के प्रस्ताव के मामले में। ठीक है, इसके बाद में उसकी पावर्स, पहली पावर है कि लोकसभा की बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। भाई लोकसभा का अध्यक्ष तो बैठक की तो अध्यक्षता करेगा ही करेगा। लोकसभा के नियमों को लागू कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष अनुशासन बना के रखेगा। यदि बराबर मत की स्थिति हो तो क्या करता है, निर्णायक मत देता है, उसे क्या कहते हैं रे, कास्टिंग वोट कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एसएससी में कि कास्टिंग वोट्स की पावर किसको प्राप्त होती है, तो किसको प्राप्त होती है, लोकसभा अध्यक्ष को, इसके अलावा किसी को नहीं है। ठीक है, दूसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये बताऊंगा मैं आपको, धन विधेयक कब होता है कब नहीं होता है। तो इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। और उस अंतिम निर्णय को आप चैलेंज नहीं कर सकते। यदि इसने ये कह दिया ना, देखो मनी बिल के फायदे क्या होते हैं, एक लाइन याद कर लेना कि यदि अध्यक्ष ने ये लिख दिया ना कि ये विधेयक कौन सा विधेयक है रे, धन विधेयक है, मनी बिल है, तो ये जब राज्यसभा में पेश होगा ना तो राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती। जो एडवाइस देगी ना वो लोकसभा मानने या ना मानने वो उसके पावर्स हैं। और यदि इसने 14 दिन से ज्यादा रोक दिया राज्यसभा ने तो ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सरकार किसी बिल के ऊपर क्या लिखवाती है, धन विधेयक लिखवाती है, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, और ये आपके लास्ट पावर्स हैं। दोनों सदनों की यदि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार आया हुआ है। संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये चीज दोनों में अलग अलग बातें हैं। बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का है आर्टिकल नंबर 108 के तहत। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है। दूसरा, दल बदल के मामले का निर्णय भी कौन लेता है, यही लेगा। दूसरा, जो अध्यक्ष है तो ये सदस्य नहीं होते जो मेंबर बैठे हैं बाकी के, उनके जो त्याग पत्र है वो स्वीकार कौन करता है, अध्यक्ष ही करता है। और संसदीय प्रतिनिधि मंडल, ये समझो रे क्या होता है संसदीय प्रतिनिधि मंडल। जैसे मान लो भारत की सरकार कहीं रिप्रेजेंटेटिव करना चाहती है, किसी जैसे फ्रांस जाना चाहती है। ठीक है, तो फ्रांस में क्या होता है, जैसे मान लो 5 7 मंत्री गए हैं, मेंबर गए हैं और गए हैं, जैसे मान लो 21 सदस्य में कोई पैनल गया है वहां पे, तो उसका अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा। कोई भी प्रतिनिधि मंडल यदि कहीं कुछ दूसरे देश में जाता है तो उसकी अध्यक्षता सदैव कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। दूसरा, लोकसभा की समितियों के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, जो जितनी भी कमेटी बनाई जाती है ना, उन्हें कमेटियों के सारे प्रेसिडेंट कौन बनाएगा, लोकसभा खुद अध्यक्ष बनाएगा। लेकिन वह स्वयं भी 3 कमेटियों का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। कौन सी, कार्य मंत्रणा समिति, कौन सी होगी आपकी, बिजनेस एडवाइजरी, रेगुलेशन एंड सामान्य परियोजना समिति, अर्थात जनरल प्रपोजल कमेटी। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, सदैव की सदैव लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ये कमेटी आपके एसएससी सीपीओ 2012 का क्वेश्चन थी कि कार्य मंत्रणा समिति या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सदैव कौन होंगे रे, आपके लोकसभा अध्यक्ष। क्योंकि देखो होता क्या है, जब इसके ऑप्शन आए थे ना तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन थे पेपर बनाने वाले ने। पहला ऑप्शन दिया, इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है, और दूसरा अध्यक्ष दिया, इसका अध्यक्ष खुद लोकसभा अध्यक्ष होता है।
अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये वाली बात है ना कईयों के दिमाग में बढ़िया बैठ जाती है, बोले अच्छा सारी समितियों के अध्यक्ष ही कौन होंगे, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नहीं, वो खुद भी 3 समितियों का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो यहां तक की बात आगे बाद में करेंगे कल।